set of rules is called syntax. Now, very clear syntax is singular subject requires singular helping verb. This is very clear syntax. Now, singular subjects कौन कौन है? Singular subjects. सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट और एनी नेम, ये सभी कैसे सब्जेक्ट्स हैं? सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन है? आई, यू, वी, दे, ये सभी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आई माने मैं, सुन करके लगता है कि आई एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर होना चाहिए। तो आई का जो नेचर है वो इंग्लिश में एक्सेप्शनल है, वेरी करता है। जैसे प्रेजेंट में कहते हैं आई एम आदित्य, पास्ट में कहते हैं आई वॉज इन मुंबई, आई वर इन मुंबई नहीं बोलते, तो वेरी करता है। जबकि यू माने तुम होता है और तुम में भी एक ही व्यक्ति होता है, तो इसको भी सिंगुलर होना चाहिए। हिंदी में इसे एक ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लूरल। तो यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, राइट। अब एज अ सब्जेक्ट कौन कौन होगा? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है? हु इज सब्जेक्ट? नेम, ऑफ कोर्स नेम इज द नाउन, एनी नेम कैन बी द सब्जेक्ट, एंड in place of that name pronoun can come, so subject can be either noun or pronoun. Understood? But what do you mean by subject? Who is a subject? Subject कौन है? सब्जेक्ट वो है जो किसी सेंटेंस में काम को करे, इसीलिए हिंदी में से क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज द वन हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा अमित इज लर्निंग इंग्लिश very well. So who is subject? Amit is the subject, because Amit is doing some work. And what work is he doing? Learning is the work, right? Now if I say who is being Rahul is being called in office. राहुल को ऑफिस में बुलाया जा रहा है। नाउ हु इज द सब्जेक्ट? नो, राहुल। अच्छा बताइए, एक्शन क्या है? कॉल। कौन बुला रहा है? नहीं पता। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मिसिंग है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वो है जो काम को करे। अब राहुल को बुलाया जा रहा है, इस सेंटेंस में जो बुला रहा है उसका नाम ही नहीं पता। अब मान लीजिए कहा आपने कि राहुल को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो प्रिंसिपल सर सब्जेक्ट हुए, प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग राहुल, ऐसे होना चाहिए। तो
राहुल इज बीइंग कॉल्ड इन ऑफिस, राहुल को ऑफिस में बुलाया जा रहा है, ठीक है। हियर द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, हियर द सब्जेक्ट इज मिसिंग। Now there is one more concept, that is of object. So what is an object? जिसके लिए काम किया जाए। देखिए, जो काम को कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, और जो काम है वो वर्ब है, ठीक है। एक्चुअली इसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी। अगर हमें ग्रामर में अच्छी कमांड पानी है तो हमें ग्रामर के टर्म्स को समझना होगा, तभी हम ग्रामर में अच्छी कमांड पा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट कौन है, जो वर्ब को करे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो है जिसके लिए काम किया जाए। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, काम क्या है, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, मैं। क्या पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने वाला काम किस पे हो रहा है, न्यूज़पेपर पे हो रहा है। प्रिंसिपल सर राहुल को बुला रहे हैं, तो बुला कौन रहा है, प्रिंसिपल सर सब्जेक्ट हुए, और किसको बुला रहे हैं, तो राहुल ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, फॉर whom और on whom the work is done is called an object। जिसके लिए वर्क को किया जाए या जिस पर वर्क किया जाए वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने कहा था प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग राहुल। सो यहाँ पे कॉल क्या हुआ, वर्ब हुआ। प्रिंसिपल सर क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। राहुल, जिसके बुलाने वाला काम राहुल पे हो रहा है, तो राहुल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे हमें इस पॉइंट को समझना चाहिए। मैंने एक ग्लास पानी पिया, I drank a glass of water। चलिए, आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट, I is the subject, yes। Drink, drank, drunk। Drank is the second form, so I wrote V2। Object is, yes, a glass of water is the object, yes। They will qualify this exam easily। So what is the subject, yes, and verb, yes, qualify is the V1, and object is this exam, or simply exam also you can say। This is your object। So you are clear with the terms subject, object, sure? Now if someone says how a sentence is formed, so what are the basic components of a sentence? तो सेंटेंस के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन है?
जैसे आप कोई भी सेंटेंस लें, जैसे आपने कहा कि मैं इस करियर में सफलता पाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन दिस करियर। तो अब देखिए यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आई एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अचीव एज अ वर्ब, सक्सेस एज एन ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस करियर एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट। सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात की जाए तो उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो हर सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। जैसे इसमें तो नहीं है आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर सेंटेंस हो कि मेरा छोटा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो क्या होगा, बोलो। My younger brother is preparing for engineering. So, my younger brother is the subject. Prepare is the verb. Yes. Is helping verb. And for engineering is the complement, जो सेंटेंस को कंप्लीट करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो हुए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वेरी नाइस क्वेश्चन। वर्ब और मेन वर्ब में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो आप थोड़े से चेंजेस करके देख लीजिए। जैसे इसमें माई यंगर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग, यहाँ पे इज जो आ रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसकी वजह से। और अगर इसी में आपने कहा कि मेरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो यही सेंटेंस हो जाएगा यस। नाउ दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब अगर आप ये कहें कि मेरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, yes, my younger brother will be preparing for the engineering। तो आंसर आपके सामने। अगर कोई ये कहे कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, इनका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा, तो सीधा आंसर है हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती हैं टाइम को डिनोट करने के लिए। तो सीधा लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प अस टू डिनोट द टाइम। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प अस टू डिनोट द टाइम। हाँ, आप कुछ कह रहे थे।
सर मैं वो जो आपने लिखा है ना हमारे होंगे तो जो बी प्रिपेयरिंग तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आएगा विल बी, यस, तो सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या विल आएगा? हैव, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी तो इस सेशन में हम केवल सिंटेक्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस बनता है तो उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और उसका फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें हेल्प करती हैं टाइम को डिनोट करने के लिए। इज दिस क्लियर? नाउ यहाँ से अच्छा मेन वर्ब क्या होती है? जैसे यहाँ पे प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग तीनों में कॉमन है। तो प्रिपेयरिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का मतलब है वो मेन एक्शन। मेन वर्ब का मतलब है वो मेन एक्शन, जिस एक्शन के लिए वो सेंटेंस बनाया जा रहा है। ये पूरा जो सेंटेंस है ये बेस्ड है किस पे? प्रिपेयर पे ही तो बेस्ड है, इसलिए। सो वी कैन से मेन वर्ब is the main action of the sentence which is being represented in the sentence। जिसे सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है वही मेन एक्शन यहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं। इस सारे डिस्कशन में एक ये भी बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस इज such a group of words which has meaningful sense। तो सेंटेंस बनाने में कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम से ऑब्जेक्ट पहले आ गया, एकदम से कॉम्प्लीमेंट पहले आ गया। सेंटेंस की अपनी एक प्रायोरिटी है। वो क्या प्रायोरिटी है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेंटेंस का सिंटेक्स है। और इस सिंटेक्स में जो हमने मेन बात ध्यान दी कि हर एक कंपोनेंट की अपनी एक प्रायोरिटी है और हर एक कंपोनेंट का अपना एक प्लेस है। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक टर्म और आता है प्रेडिकेट का। आर यू अवेयर what is predicate? नहीं, that is prediction. This predicate is different. Predicate means except subject, whatever is there in the sentence is called a predicate, right? तो ये भी ग्रामर का टर्म है जो अक्सर डिस्कशन में रहता है। तो क्यों ना हम इसको भी जानें। एक्सेप्ट सब्जेक्ट the remaining part is called predicate। Except subject, the remaining part is called predicate। For example, let's take a sentence like they are planning
to visit Shimla. Now, they is the subject and are planning to visit Shimla is the predicate. So it is just a term, nothing else. And predicate के सब terms हैं helping verb, main verb, object, complement. ये है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज ऑक्सिलरी वर्ब and number 2 is modal auxiliary verbs. So any idea what are the auxiliary verbs, what are the modal auxiliary verbs? Actually ये जो आपका टाइम का रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इज एम आर का लगाना, राइट, वॉज वर का लगाना, विल बी, शैल बी, ये सभी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हम इन्हें कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लेकिन आप जब लगाते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, हाँ, विल, वुड, मस्ट, ought to, may, might, तो ये सभी जो वर्ब्स हैं वो मोडल वर्ब्स हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मॉडल्स में नहीं आते हैं। नहीं, इज ए बार मॉडल्स में नहीं आते, वो एक्चुअली यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करने के लिए। और ये जो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड है, ये आपका आता है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। This all comes in auxiliary verbs. Do, does, did, right? Modal auxiliary verbs, वो modal verbs वो verbs हैं जो आपके सेंटेंस में सेंस को क्लियर करते हैं। बेसिकली modal verbs ऐसी verbs होती हैं जिनके यूज से हिंदी में भी, जैसा हिंदी भाषा में फील है, जैसे तुम और आप में कितना अंतर, तुम होता है, आप होता है। अब अपने पेरेंट्स से तुम कह के बात करो तो खराब लगेगा, और अपने दोस्तों से आप कह के बात करो तो उन्हें खराब लगेगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या है और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली सेंस को क्लैरिफाई करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने बोला कैन आई कम इन, आपने बोला मे आई कम इन, आपने बोला शैल आई कम इन, आपने बोला शुड आई कम इन। तो इन सभी का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। कुड आई कम इन प्लीज, इन सभी का अपना अपना एक अलग सेंस है। जैसे कैन आई कम इन, दोस्तों से तू तड़ाक वाली जो बातचीत है अक्सर हम उसमें लगाते हैं। कैन आई डू इट, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग, मतलब जिसमें अधिकार है, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देना, अपना है।
जैसे कहते हैं यार ये घर की बात है। हाँ, तो जहाँ पे घर की बात है, जहाँ पे आपका पोजीशन है, वहाँ पे आप सीधा क्या लगाते हैं, कैन आई टेक वाटर। तो बिकॉज बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। एंड शैल आई कम इन, आऊँ आऊँ अंदर आऊँ, शैल आई कम इन, इसका सेंस ये आ रहा है कि जस्ट आस्क्ड फॉर परमिशन इनफॉर्मली, आ जाऊँ क्या, ऐसे जैसे कुछ कई बार कहते हैं ना, आ जाऊँ क्या, ऐसे। तो आस्क फॉर परमिशन इनफॉर्मली। अब जैसे मे आई कम इन, ये तो आपको पक्का पता है कि इंटरव्यू में जाते हैं तो कैन आई कम इन, शैल आई कम इन नहीं बोलेंगे, सीधा क्या बोलेंगे, मे आई कम इन प्लीज। एंड शुड आई कम इन, ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, क्या मैं आ जाऊँ तुम्हें बैकअप देने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, क्या मुझे आना चाहिए। एंड कुड आई कम इन, अरे भैया बहुत ज़्यादा शक्कर पड़ गई इसमें, बहुत पोलाइट, वेरी पोलाइट, क्या मैं आ जाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर से बात करते समय आप एक्सेप्शनली पोलाइट होते हैं, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोल दे, स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर है, भरोसा थोड़ी। तो उसके साथ आप कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, क्या नाम है मूवी का, जिसमें वो ईशा देवी से कहता है माई कार हैज ब्रोकन डाउन, कुड यू हेल्प मी प्लीज, राइट। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज मतलब कुड ही क्यों लगाया, विल यू हेल्प मी प्लीज क्यों नहीं कहा, क्योंकि कुड पास्ट में कैपेसिटी तो शो करता है, साथ ही साथ कुड शो करता है एक्सेप्शनल पोलाइटनेस। आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस में सेंस देती है। तो हमारी ट्रेनिंग की जो क्लास होगी, स्पीकिंग, अब देखिए सेंटेंसेस बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है सेंटेंसेस बनाने में, वो आता है टेंसेस का नॉलेज, ठीक है। एक व्यक्ति को टेंसेस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तभी वो अच्छे से सेंटेंस बना पाएगा। तो टेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि टेंस मीन्स टाइम, टाइम इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। टेंस का मतलब टाइम है, और भाई टाइम में कोई ग्रामर नहीं है, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द वे वी यूज टुडे, यस्टरडे, टुमारो, आज, कल, परसों। तो टेंस इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। So present, past, future, 3 types of times are there, and one should be very confident. अब एक बात आती है कि हिंदी में हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता टाइम को लेकर के। हम जो टाइम को शो करते हैं हिंदी में, वो किसी न किसी शब्द से शो करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 6 बजे उठती हूँ, किसी ने कहा कि उस दिन मैं 4 बजे उठा, किसी ने कहा कि कल मैं 5 बजे उठूंगा। तो हिंदी में क्लैरिटी रहती है,
लेकिन यही अगर इंग्लिश में क्लैरिटी की बात करें तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पे बोलना है आई गेट अप एट 6, कई बार हम बोल देते हैं आई गॉट अप एट 6। जहाँ पे बोलना है आई विल गेट अप एट 5 टुमारो, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं। तो इसका भाई बेस्ट तरीका है यूज इंग्लिश एज हिंदी इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। इससे इफेक्टिव कोई तरीका नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरह से आपने हिंदी में आपने कैसे अपने आप को डेवलप किया, पहले आप पानी को मम कहते थे, धीरे धीरे आप पानी को पानी कहने लगे, उसी तरह से इंग्लिश में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश अपनी बातचीत में प्रयोग करें तो आपको अपने आप ही टेंसेस का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब इंग्लिश में कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि यूज़ होता है कम, तो अचानक से जब सेंटेंस बनाना होता है तो यही गलतियाँ होती हैं, आई वॉन्ट टू गो कि आई वॉन्टेड टू गो कि मैं क्या बोलूँ। ये तो बेस्ट तरीका है मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के बेसिक्स थे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताएं।